नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम की इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में हम वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेकर आए हैं जो आपसे लगातार एग्जाम में देखने को मिलता है और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, पहले ये लिखा हुआ है वन ईयर क्वेश्चंस और ये आपको आगामी परीक्षा में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका PYQ जो है वो एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, तो हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वे सभी PYQs पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल से ही हम आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल ही आपको स्क्रीन पे पहले से ही नज़र आ रहा है क्या कि तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। यानी तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी जो है एथलीट होते हैं वो क्या लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तुरंत एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ग्लूकोज देता है एज अ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए। ठीक है, तो तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज दिया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कौन क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत आलू हो गया, फल हो गया, शक्करा हो गया। शक्करा समझते हैं ना, चीनी। ठीक है, तो आपसे एक और सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। कार्बोहाइड्रेट आलू हो गया, फल हो गया, शक्करा हो गया। ठीक है, बाकी तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज हम लोग लेते हैं C6H12O6 होता है। तब पहला सवाल से आप इतना चीज़ों को ध्यान में रखिए और नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। सबसे पहले ये जो विटामिन शब्द है इसको देने का काम किया था फंक नामक वैज्ञानिक। ठीक है, तो विटामिन शब्द को दिया फंक नामक वैज्ञानिक। कब देता है, 1912 में जो है फंक नामक वैज्ञानिक जो है विटामिन शब्द को देता है। विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील दो ही विटामिन है, B एंड C, और वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो ADEK है। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब ये वसा में घुलनशील है तो ये जमा होते हैं यकृत में। ये स्टोर कहाँ रहते हैं, यानी ये जमा कहाँ होते हैं, तो ये जमा रहते हैं विटामिन यकृत में। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो आपको डिस्कशन से ही पता चल गया होगा B एंड C जो है वो क्या जल में घुलनशील है। बाकी B का रासायनिक B1 को जो है क्या बोला जाता है, थाइमीन बोला जाता है, थाइमीन। ठीक है, और C को अस्कर्बिक एसिड कहा जाता है, रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल की हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि किस गैस को छोड़कर सभी अन्य अक्रिय गैस वायुमंडल में है। आपको बता दें जो अक्रिय गैस है, कहाँ की अक्रिय गैस, ये जो अक्रिय गैस है ये ग्रुप यानी समूह 18 को कहते हैं और आवर्त में 7 नंबर को कहते हैं। तो अक्रिय गैस समूह में 18 को, आवर्त में 7वां नंबर को जो है तत्व को अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, जीरो गैस, नोबल गैस के भी नाम से जानते हैं। ये ग्रुप 18 के अंतर्गत आता है, आवर्त में 7वां नंबर पे आता है। इसमें आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, आर्यन, ये देखने को मिलेगा। एक सी क्या है, तो जीनोन है, जीनोन, और आर्यन क्या है, रेडॉन है, रेडॉन। ठीक है, Kr क्या है, तो Kr आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन है। Kr क्या है, क्रिप्टन है, क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन है।
ठीक है। Ar आर्गन है, Ne नियॉन है, He हीलियम है, ठीक है। तो ये सब जो है अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, जीरो गैस, इसको जीरो गैस के भी नाम से जानते हैं, जीरो गैस। इसी को हम लोग निष्क्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं, निष्क्रिय गैस, ठीक है। तो ये सब ग्रुप 18 के अंतर्गत आता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, 1 2 3 4 5 6 है टोटल, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। जिसमें अक्रिय गैसों में जो वायुमंडल में छोड़कर है वो है किस गैस को छोड़कर? सभी अन्य अक्रिय गैस वायुमंडल में है, तो रेडॉन को छोड़कर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? देखिए मजहर है क्या? तो मजहर का मतलब होता है ऐलान। मजहर मीन्स ऐलान, मजहर मीन्स ऐलान। ऐलान या फिर इसी को कहते हैं घोषणा, इसी को कहते हैं क्या? घोषणा। इसी को कहते हैं राय मशवरा लेना, राय, ठीक है। तो अकबर ने ऐलान यानी घोषणा कब किया था मजहर की? तो इसको घोषणा किया था 1579 में। कब? तब 22 जून 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की जाती है, मजहरनामा, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि झंडा गीत की रचना किसने किया था? झंडा गीत वही है, विजयी विश्व तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। इसे 1938 में कांग्रेस की अधिवेशन में जो है स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के अधिवेशन में 1938 में, ठीक है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। लेकिन जो झंडा गीत की जो रचना है श्यामा लाल गुप्ता करते हैं। कब करते हैं? तो ये 1924 में करते हैं, जेल के अंदर से 1924 में करते हैं। 2 या 3 मार्च को 1924 में करते हैं, ठीक है। और झंडा गीत में लिखते हैं कौन सा? एक लाइन है, विजयी विश्व तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। 1938 में इसे स्वीकारा जाता है कांग्रेस के द्वारा और लिखा जाता है 1924 में श्यामालाल गुप्ता के द्वारा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक और सवाल आप ले लीजिए कि तिरंगा का रचना किसने किया? तिरंगा का रचना, तिरंगा का रचना किए थे पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया किए थे तिरंगा की रचना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सवाल आपसे कहता है कि स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो जो स्तूप होता है उसको शीर्ष भाग को इसको हर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिक, इर्मिक नहीं कहते, गलत, हर्मिक कहते हैं, ठीक है। स्तूप जो है एक ऐसा कह सकते हैं समाधि स्थल के रूप में होता है, ठीक है, जो कि आपको विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप देखने को मिलता है, केसरिया स्तूप, जो कि पूर्वी चंपारण में है, ईस्ट चंपारण में है, ठीक है, जो कि पूर्वी चंपारण में है। जिसका बनाने का काम कौन किया था? तो अशोक बनाया था। कौन बनाया था? अशोक बनवाया था। क्योंकि जब महापरिनिर्वाण के लिए जब ये गौतम बुद्ध जा रहे थे तो वो एक दिन जो है यहीं पे रुके थे, ठीक है। तो अशोक बनवाया था केसरिया को, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, केसरिया स्तूप, जो कि पूर्वी चंपारण में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक गाइड के लेखक R.K. नारायण है। कौन है? R.K. नारायण है। इसका जो प्रकाशन है, इसका प्रकाशन जो है 1958 में होता है और इसके रचयिता R.K. नारायण है। ये जो पुस्तक गाइड जो है ये एक उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है। और ये जो उपन्यास है ये एक टूर गाइड है। कैसा गाइड है? टूर गाइड है। मतलब घूमने कैसे जाते हैं? टूरिज्म पर, तो वो टूर गाइड के ही तरह ये बुक है, ठीक है। आप रविंद्रनाथ टैगोर के दो उपन्यास याद रखिए। एक गीतांजलि, ठीक है, उपन्यास है, और दूसरा काबुलनामा, ठीक है, काबुली वाला, ठीक है, काबुलनामा नहीं, काबुली वाला। और गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं पहले वो जानिए। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल है, ठीक है, गुलाबी क्रांति के जनक। गुलाबी क्रांति असल में
प्याज से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्याज से, झींगा से, प्याज से, झींगा से, मांस से, मुर्गी से, ठीक है। इस सबसे संबंधित कौन है? गुलाबी क्रांति है, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। गुलाबी क्रांति प्याज से, झींगा से, मांस से, मुर्गी से संबंधित है, खासकर झींगा उत्पादन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, काली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण को जाना जाता है, ठीक है। आपसे एक और सवाल पूछेगा कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण को जाना जाता है, श्री कृष्ण को जाना जाता है। और ये श्री कृष्ण वही है जो बिहार के पहले सीएम बनते हैं। बिहार के पहले सीएम बनते हैं श्री कृष्ण, जिन्होंने जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था, ठीक है। ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया। बिहार के केसरी के नाम से जाना गया, जो कि बिहार के पहले सीएम हुए, ठीक है। और इन्होंने ही देवघर में दलितों को जाने का जो है वो क्या किया? ऐलान किया, ठीक है। और बिहार विभूति के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। और बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो बिहार के पहले गवर्नर थे जयराम दास दौलत राम थे, जो कि उनके प्रिय नेता हुआ करते थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण। तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ से ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।